I hope my voice is audible. Let's start with today's class, kid. Cambridge O level 507022. Today is the O level paper day. Tomorrow IGCSE, फिर O level, फिर IGCSE. This is how we're going to do all of the papers as well. The people who have been missing their previous classes as well, kindly DM me on WhatsApp so I can share you guys the previous past paper recordings that you people have missed. Musa, Fatma, बाकी जहाँ भी हैं दुआ आगा हैदर, अगर किसी की कोई भी क्लासेस मिसिंग है मुझे डीएम कर दे ताकि मैं आप लोगों को फोल्डर का लिंक भेज दूं जहाँ पे सारे पास पेपर्स अपलोड हो भी रहे हैं. सो starting off with section A, answer all the questions in this section. The spaces provided. Total mark for this section is 45. The diagram shows part of the periodic table. Answer the following questions using only the symbols of the elements in the diagram, and each symbol may be used once, more than once, or not at all. Give the symbol of the element that is a catalyst in the Haber's process. तो Haber's process के अंदर iron is used as a catalyst. Then वो कहता है it is used to make food containers because of its resistance to corrosion. Aluminium जो है in group 3, aluminium is used to make containers. पहली बात तो it is lightweight, ठीक है, इसकी अच्छी स्ट्रेंथ अच्छी है, प्लस ये ना एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है. जब ये एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, वो ऑक्साइड लेयर ना रस्ट नहीं करती फिर. That is why this aluminium is very much resistant to corrosion. It is about 1% by volume in dry air. ड्राई एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, बट 1% आर्गन होती है. इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमाटाइट. हेमाटाइट इज द ओर ऑफ आयरन. ठीक है, आयरन को हम ब्लास्ट फर्नेस में हेमाटाइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड देन फॉर्म्स एन आयन विद चार्ज ऑफ -2. अगर -2 चार्ज का आयन है मतलब कि इट इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 6, and that is going to be oxygen. Is this question clear? Okay. Moving on, this question is about halogen and halogen compounds. Draw a dot across diagram to show the arrangement of electrons in a chlorine molecule. तो chlorine group 7 के अंदर आता है. So group 7 वाले, they share one each electron with each other, and each of the chlorine has 3 lone pairs as well. Total इसका हमने वो बनाता है डॉट. सो दोनों क्लोरीन्स के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो उन दोनों ने एक एक शेयर कर लिया है एंड हैज फॉर्म्ड व्हाट, Cl2. स्टेट वन यूज ऑफ क्लोरीन. कैन समवन टेल मी यूज ऑफ क्लोरीन? सर क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। क्यों करते हैं? सर प्योरिफिकेशन के लिए। हाँ, वाटर ट्रीटमेंट टू किल बैक्टीरिया. ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा. वजह बतानी है. वन यूज क्या कर रहे हैं, क्लोरीनेशन क्यों कर रहे हैं? वाटर ट्रीटमेंट, किलिंग द बैक्टीरिया. ठीक है. प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन भी नहीं, प्योरिफिकेशन भी गलत हो जाए क्योंकि उसके अंदर फिर बहुत सी और चीजें आ जाती है ना. प्योरिफिकेशन तो आपका सैंड भी करता है, सिल्ट भी करता है, फिल्ट्रेशन भी करता है, सेलिनेशन भी करता है, डिसैलिनेशन भी करता है, डिस्टिलेशन भी करता है. क्लोरीन ऐसा क्या कर रहा है जो पानी को प्योरीफाई कर रहा होता है ना? प्योरीफाई तो आपके पास और बहुत मेथड्स करते हैं. आपके पास बीच में स्टेज 1 बेड्स आती है, फिर सैंड बेड, फिर सिल्टेशन बेड, एक मिट्टी हटाती है. क्लोरीन क्या प्योरीफाई कर रहा है? बैक्टीरिया से. गॉट इट? तो बी स्पेसिफिक व्हेन इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन. aqueous chlorine reacts with aqueous bromide. State the color of bromine. तो ब्रोमीन का कलर ऑरेंज होता है. Explain using ideas about the reactivity of halogen why aqueous bromine does not react with potassium chloride. क्लोरीन रिएक्ट कर सकता है पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ क्योंकि क्लोरीन ऊपर आता है. इन ग्रुप 1 इट इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो क्लोरीन इसको डिस्प्लेस कर जाएगा. लेकिन वो कह रहा है कि ब्रोमीन जो है वो KCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता. नो रिएक्शन. व्हाई? क्योंकि ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है. अगर आप ग्रुप 7 में देखो तो क्या सीक्वेंस है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. तो क्लोरीन ऊपर आता है ना, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है. ब्रोमीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ना उसकी जगह आ सकते KBr बनाने के लिए. तो यू विल राइट दैट क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, या आप लिख दो ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव. एक ही बात है. Bromine is a liquid at room temperature. Describe the arrangement and separation of the particles in a liquid. तो रैंडम अरेंजमेंट होता है फ्लूइड्स का, चाहे गैसेस हो या लिक्विड्स हो, दे आर बोथ फ्लूइड्स. और इनकी सेपरेशन क्या होती है? दे आर अ बिट क्लोज टुगेदर. वी कांट से दैट दे आर लाइक कंप्लीटली फार अपार्ट लाइक दे आर इन गैसेस, और कंप्लीटली पैक्ड टाइटली टुगेदर लाइक इन सॉलिड. दे आर जस्ट क्लोज टुगेदर.
CFCs जो आपको रेफ्रिजरेंट्स एसीज वगैरह मिलते हैं, दे आर एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। आपके जो ओजोन लेयर में होल्स हो रहे हैं, दैट आर बीइंग डन बाय CFCs। तो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। पहली बात तो इट रिड्यूसेस द यूवी रेडिएशन, इट रिड्यूसेस द यूवी रेज रीचिंग अर्थ। ठीक है, रिड्यूसेस द यूवी रेज रीचिंग अर्थ। बट प्रॉब्लम क्या है? स्किन कैंसर। गॉट। स्किन कैंसर हो रहा है डिप्लीशन की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर यूवी रेज अंदर आ जाती हैं डायरेक्टली, आपकी स्किन को अफेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन 3, alkanes are homologous series of hydrocarbons, give the general formula of alkane, that will be CnH2n plus 2. Structure of one isomer of alkane is shown, name this alkane। 4 कार्बन्स हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? ब्यूटेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ डिफरेंट आइसोमर ऑफ दिस एल्केन। व्हाट वी कैन डू कि इसका मैं चेन आइसोमरिज्म कर सकता हूँ। 3 कार्बन ऐसे लगा दूं, और जो फोर्थ वाला है वो अगर मैं इस तरह करके कनेक्ट कर दूं। कैन समवन टेल मी द नोमेनक्लेचर IUPAC नेम फॉर द डिस्प्लेड फॉर्मूला दैट आई हैव ड्रॉन? शायद एग्जामिनर पूछ ले, क्या नाम होगा जो मैंने बनाया? कम ऑन क्विक, समवन टेल मी द नेम फॉर सर दिस। ब्यूटूइन। क्या चीज? नो 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 नो। ब्यूट टू इन, इन कैसे आ गया? डबल बॉन्ड कहीं नजर आ रहा है? नो। वो तो तब होता है जब कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान एक डबल बॉन्ड हो, उसको हम ब्यूटीन कहते हैं। ये क्या है? मेन चेन क्या है आपके पास? कैन समवन टेल मी द मेन चेन? प्रोपेन। मेन चेन है प्रोपेन, प्लस सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है। मिथाइल क्या होता है? CH3। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। गॉट इट? ओके। प्लस अब अगर आपको चेक करना है कि अगर आपने सही बनाया, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? C4H10। Fractional distillation of crude oil produces fractions containing alkanes of different chain lengths. Separation by fractional distillation depends on a physical property of the fractions. Name this physical property। बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस के ऊपर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होती है ना। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होगी कि आप क्रूड ऑयल एंटर करते हो एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर, फिर उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर क्रूड ऑयल में सेपरेट होनी है डिफरेंट सब्सटेंसेस। क्रूड ऑयल में से कैरोसिन निकलेगा, पैराफिन निकलेगा, बिटुमेन निकलेगा, रिफाइनरी गैस निकलेगी, नफ्ता निकलेगी, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा पहले वो सेपरेट होगा, फिर दूसरा सेपरेट होगा, फिर और बढ़ाओगे तीसरा सेपरेट होगा, जिसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एंड पे सेपरेट हो जाएगा, जैसे कि बिटुमेन। सो व्हाट इज द मेन यूज ऑफ नैफ्था फ्रैक्शन? मेकिंग केमिकल्स। मेकिंग केमिकल्स। इसके अलावा आई गेस प्रीवियस पेपर के अंदर एक सवाल आया था, व्हाट इज द यूज ऑफ कैरोसिन फ्रैक्शन? तो वो जेट फ्यूल है। फिर एक सवाल आया था, व्हाट इज द यूज ऑफ बिटुमेन? सरफेसिंग द रोड्स। Larger alkane molecules, larger alkane molecules are cracked to form smaller alkane molecules. Explain the importance of cracking larger alkanes into smaller alkanes। पहली बात तो इनकी मोर डिमांड है। सर टू मीट द डिमांड ऑफ शॉर्टेज चेन हाइड्रोकार्बन्स। अमेजिंग, ये अच्छा आंसर, गुड है, ये सही है। ठीक है, मीटिंग द डिमांड क्योंकि शॉर्टेज है ना, शॉर्टेज ऑफ स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि क्रूड ऑयल का अपना कोई काम नहीं है, क्रूड ऑयल में से जो छोटी फ्रैक्शंस निकलती हैं उनका काम है। जैसे कि गैस निकलेगी गाड़ियों के लिए चाहिए, डीजल निकलेगा ट्रक के लिए चाहिए, केरोसिन निकलेगा जहाज के लिए चाहिए। स्टेट 2 कंडीशंस नीडेड फॉर क्रैकिंग। ऑब्वियसली दिस रिक्वायर्स मेमोराइजेशन। हाई टेम्परेचर, Sir, high pressure. हाई प्रेशर। गुड है, थैंक यू। Alkanes react with chlorine in the presence of ultraviolet light to form compounds that contain carbon, hydrogen, and chlorine. Calculate the empirical formula of compound: carbon, hydrogen, chlorine। इन सब के परसेंटेजेस क्या गिवन है? 37.8, 6.3, 55.9। इन तीनों को मैं डिवाइड कर दूंगा इनके MR से। 12, 1, एंड व्हाट्स द MR ऑफ क्लोरीन? 35.5। अब इनके आंसर्स क्या आएंगे आपके पास? 3.15, 6.3,
1.57। इन सब में से छोटी वैल्यू कौन सी है तीनों में से? 1.57। तो इन सब को अब हम डिवाइड कर देंगे 1.57 से। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 2, 4, 1। मतलब कि इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? C2H4Cl will be the empirical formula. Question number 4. The question is about ammonium sulfate. Ammonium sulfate is a fertilizer. Explain why farmers put fertilizers on soil where crops are grown. To improve the yield, to improve crop yield. ज़्यादा प्रोडक्ट बने लेस एफर्ट से। Explain why farmers do not add calcium hydroxide to soil after immediately adding ammonium sulfate. वो ज़्यादा एल्कलाइन ना हो जाए। और एक और रीज़न बहुत होता है, क्योंकि अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दी ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो एच है ना, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके एमोनिया बना देगा। और अगर एमोनिया गैस बन गई, एमोनिया गैस तो सॉइल से गैस है ना, वो तो एस्केप कर जाएगी। ये बहुत जरूरी नया क्वेश्चन देखे बहुत अरसे बाद। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आप डाल देते हो ना, आपने अमोनियम सल्फेट अब ये भी डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आप डाल दोगे तो देयर इज अ चांस आपको अमोनिया बन जाए। क्योंकि याद रहे, वेन एवर एमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद एन एल्कली, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एमोनिया बनती है। अब अगर एमोनिया बन गई तो एमोनिया में नाइट्रोजन होता है ना, NH3। और नाइट्रोजन तो सॉइल के लिए अच्छा होता है। ये तो ना होना कि नाइट्रोजन उड़ जाए एमोनिया की फॉर्म में, इसलिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं डालते, जबकि अच्छी चीज़ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स द स्लेक लाइम। ये लोग डालते हैं, क्यों डालते हैं? कैन समवन टेल मी? सॉइल में टू रिड्यूस दी एसिडिटी। अगर सॉइल कभी एसिडिक हो जाए तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, बिल्कुल डालनी चाहिए। लेकिन जब आप अमोनियम सल्फेट की दफा डाल चुके ना सॉल्ट में, थोड़ी देर सब्र कर जाओ, ठीक है? फौरन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं डालनी। गिव द सर वो परसेंटेज इतना डालते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। हाँ, वो जो स्लेक टाइम डालते हैं वो हम न्यूट्रलाइज करने के लिए डालते हैं। यस। सो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन एंड अमोनियम सल्फेट। ओके, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? NH4 2SO4। NH4 2SO4 में नाइट्रोजन कितने हैं? दो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर्मूला NH4 2SO4 है ना, तो नाइट्रोजन आपके पास कितने हैं? 2। तो दो नाइट्रोजन, 2 × नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई टोटल आपके पास क्या है? NH4 2SO4 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 2 टाइम्स N क्या होता है? 28। 14 × 14 नहीं, 14 मल्टीप्लाई बाई 2। और NH4 2SO4 का कोई MR निकाल सकता है? 14 + 14 प्लस 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, दो नाइट्रोजन कितने हो गए? 28। 28 प्लस 8 हाइड्रोजन होंगे ना, 2 4 = 8। 28 प्लस 8 क्या होता है? 36। 36 प्लस 32, 32 प्लस 4 × 16, 132 बन रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट कर देना। और मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल NH4 2SO4 में नाइट्रोजन कितना था? अराउंड 21.2%। मुझे शक है अपने आंसर पर, लेकिन आई होप तरीका आप लोगों को समझ आ गया है। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ अमोनियम सल्फेट विद aqueous sodium hydroxide. सो whenever an ammonium salt reacts with an alkali, क्या प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास? एक तो अमोनिया बनेगा ना, लिख लो, याद है। और दूसरा एक वाटर बनेगा। पीछे क्या हो जाएगा? ये NH4 जो है, ठीक है, दिस Na will now react with this sulfate, तो क्या बन जाएगा? Na2SO4। हाउ डू आई नो इट्स Na2SO4? सोडियम ग्रुप 1 में आता है। एंड सल्फेट का चार्ज क्या होता है? 2-, तो 2 इधर आ जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, क्या बनता है? Na2SO4। इक्वेशन बैलेंस्ड? नहीं बैलेंस्ड। नाउ इट्स बैलेंस्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें आपको प्रोडक्ट्स याद होने चाहिए। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में है, ये मेरे लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। Ammonium sulfate decomposes when heated. The reaction is endothermic. Complete and label the energy profile diagram. Can someone tell me, in an endothermic reaction,
प्रोडक्ट्स की ज्यादा एनर्जी होती है या रिएक्टेंट्स की? आई नीड अ क्विक आंसर। reactants. दोबारा सोचें। Sorry sir, products. कंफ्यूज नहीं होना। तो रिएक्टेंट्स नीचे बना दो, ठीक है, ऐसे करके ऊपर ले जाते हैं और प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है? रिएक्टेंट्स। ये क्या हो गए? प्रोडक्ट्स हो गए। नाउ लेट्स राइट डाउन द रिएक्टेंट्स ओवर हियर। क्या है? NH4 टू SO4। प्रोडक्ट्स क्या है? 4NH3+3 ये लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस N2+6H2O। नाउ there are two things that you need to see. One of them, the activation energy। ये क्या है? एक्टिवेशन है जो हमेशा रिएक्टेंट से लेके इंटरमीडिएट तक जाती है। दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमने रिएक्टेंट्स लेबल कर दिए, ये प्रोडक्ट्स भी हमने लेबल कर दिए हैं। प्लस रिएक्टेंट्स से लेके प्रोडक्ट तक जो एरो जाता है, एक एरो होता है जो रिएक्टेंट्स लेके इंटरमीडिएट तक जाता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। एक एरो होता है जो रिएक्टेंट्स लेके प्रोडक्ट तक जाता है, और अभी इस वक्त ऊपर जा रहा है, तो दिस रिप्रेजेंट्स योर positive delta H, which means it is endothermic. Moving on to question number 5. This question is about metals and metal compounds. Zinc reacts with aqueous copper 2 ions. Explain why this reaction involves both oxidation and reduction. Use the equation and ideas about electron transfer in your answer as well. क्यों है ये redox? क्योंकि zinc जो है पहले जीरो था। zinc की oxidation state turns from Zn0 to zinc +2, which means it has lost 2 electrons, right? When it has lost 2 electrons, we can say that oxidation has happened. फिर साथ ही साथ कॉपर वॉज 2+, नाउ इट इज 0। कॉपर वॉज 2+, उसने पहले लूज किए हुए थे, लेकिन अब उसने 2 गेन कर लिए तो वापस 0 पे आ गया ना। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई है, विच मीन्स इट हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, मीनिंग रिडक्शन। तो हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों हो रही है यहाँ पे। Aqueous ammonia is added to aqueous zinc ions. Describe the observations when a few drops of aqueous ammonia is added. White precipitate forms according to the table of cations in your acid bases and salts. और जब आप जिंक के अंदर white excess में डाल देते हैं तो आपके पास वो डिसॉल्व हो जाता है precipitate. You have to memorize the testing for cations table. मैं यहाँ लिख देता हूँ acid फिर हम base। कलर क्वेश्चन लिख सकते हैं। डिसॉल्व का मतलब देखो यही होता है कि वो अब मिक्स होके कलरलेस सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर चुके हैं। यस यू आर राइट, यू कैन राइट कलरलेस सॉल्यूशन, बट डिसॉल्व्स के साथ ही लिखना, या सिर्फ डिसॉल्व्स या आप लिख दो डिसॉल्व्स टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन। व्हेन समथिंग डिसॉल्व मतलब वो अब उसका पार्ट बन गया, तो इट्स ऑब्वियस कि इट हैज टर्न्ड कलरलेस। तो इसके लिए यू गाइस हैव टू मेमोराइज द टेस्टिंग फॉर कैटायंस वाले टेबल्स इन योर सॉल्व्स चैप्टर। बुक में भी बहुत अच्छा बना हुआ, लेक्चर्स में भी मिल जाएगा मेरे। Molten zinc chloride conducts electricity. Predict the products formed at the anode and the cathode when molten zinc chloride is electrolyzed. Zinc chloride ZnCl2 में क्या क्या होता है? Zn2+। हाउ डू आई नो Zn2+ है? क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, मतलब यहाँ पे 2 होगा। एन क्लोरीन माइनस आयंस, ये 2 होते हैं। पॉजिटिव आयंस कहाँ पे जाएंगे? कैथोड के ऊपर, क्योंकि कैथोड खुद नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, राइट। नेगेटिव आयंस कहाँ पे जाएंगे? एनोड के ऊपर, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है। कैथोड पे जब ये जाएंगे तो इनके साथ क्या होगा? रिडक्शन। एनोड पे नेगेटिव जाएंगे तो इनके साथ क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे एनोड के ऊपर? एनोड के ऊपर जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, इट विल बिकम क्लोरीन गैस अगेन। और कैथोड के ऊपर जिंक 2+ आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बन जाएंगे? बैक टू जिंक। In terms of structure and bonding, why zinc chloride has a high melting point? Simple answer. First of all, it's a giant ionic structure. और ionic structure को मैंने define करना आपको बताया हुआ है। ये क्यों strong होता है? Because there are strong electrostatic, there are strong electrostatic forces between what? Positive
and negative ions. So hence high temperature and energy would be required to overcome the strong electrostatic forces of attraction. Aluminium is also extracted from its ore by electrolysis. Aluminium का ore क्या होता है? Bauxite. ठीक है, अगर आया कभी. State why aluminium is extracted by electrolysis and not by reduction with carbon. Because aluminium Yeah. is too reactive. Good job. रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाले 5-6 होते हैं ना, कार्बन से ऊपर ऊपर वाले, राइट, कार्बन से ऊपर मैं कह रहा हूँ, आयरन से ऊपर ऊपर वाले जितने भी होते हैं, दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस. फिर कार्बन, आयरन, उससे नीचे वाले जितने हैं वो सारे रिडक्शन विद कार्बन से. और सबसे जो एंड पे होते हैं सिल्वर और गोल्ड, वो कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं? कोई तरीका नहीं चाहिए, वो अर्थ में आते ही प्योर फॉर्म के अंदर है. गोल्ड और सिल्वर को तो एक्सट्रैक्ट नहीं करना, वो तो मिलते ही प्योर फॉर्म में. यू कैन फाइंड दिस इन माय लेक्चर. एक टेबल्स का मैंने एक बहुत टेबल बनाया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज के साथ. उस रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने हर मेटल के आगे लिखा हुआ है दैट कौन सा मेटल किस तरह एक्सट्रैक्ट होता है. स्टेट वन प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम विच मेक्स इट सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट. लो डेंसिटी. मैंने ऊपर कहीं किसी सवाल में बताया था ना कि एल्यूमिनियम लाइट वेट होता है, इट हैज अ लो डेंसिटी, तो आवाज है, हवाई जहाज आराम से उड़ भी सकता है. वन एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम एंड कॉपर, कंजर्वेशन ऑफ ओर्स. आपके पास जो आपके इतने प्रीशियस ओर्स हैं, ठीक है, बॉक्साइट हो गया, हेमाटाइट हो गया, ZnS हो गए, ये सारे कंजर्व रहेंगे. Starting off with section B, answer 3 questions from this section in the spaces provided. The total mark for this section is 30. This question is about nitrogen, oxides of nitrogen. State the percentage of nitrogen by volume in dry air, 78%. Equation represents the equilibrium between nitrogen and oxygen at high temperatures in a closed container, predicts what happens to the position of equilibrium when the pressure is increased. तो जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, वो वाली साइड फेवर होगी जहां पे कम मोल्स हैं. तो राइट साइड पे कितने मोल्स हैं? 1 1 2. राइट साइड पे कितने मोल्स हैं? 2. ये तो सेम हो गए. अब क्या करें? ये नो इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पे. गुड जॉब. नो इफेक्ट हो जाए. कैन यू टेल मी द रीजन एज वेल साथ ही? फिर क्योंकि वो इक्वल है दोनों साइड पे, और इक्वल मोल्स ऑफ ऑफ गैस साइड पे गैस. सेम है, तो वाटर पे सेम है. ये जरूर लिखना है, इक्वल मोल्स ऑफ गैस. यस, गुड जॉब. ऑन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड, या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी लिख सकते हो. The table shows the concentration of nitrogen 2 oxide in a closed container. State what information shows about the enthalpy change of the forward reaction. Explain your answer. वो कह रहा है ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्लस वो कह रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, 800 से 1000 हुआ, 1000 से 1200 हुआ, जो NO की कॉन्सेंट्रेशन है, क्या वो भी बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है. इसका मतलब कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एंडो होगा या एक्सो? वो बिल्कुल एंडो होगा. क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, आपके पास प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो रहे हैं. वरना क्या हो रहा होता, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे होते, कॉन्सेंट्रेशन या तो कम हो रही थी या कोई इफेक्ट ना हो, तब मैं कहता कि फॉरवर्ड एंडो नहीं है. लेकिन फॉरवर्ड यहाँ पे एंडो है, क्योंकि इफ मोर नाइट्रोजन ऑक्साइड इज बीइंग फॉर्म्ड when you're increasing the temperature, that means that the forward reaction is endothermic. So the enthalpy change that you're going to write, आप बोल दो कि हाँ, it is going to be endo. Why? Because at high temperatures, जो आप बढ़ा रहे हो, you have a high concentration of products as well on the forward side. Nitrogen oxide reacts with hydrogen to produce ammonia in water. लिखें इसकी इक्वेशन. नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, प्रोडक्ट्स क्या बनाने हैं? अमोनिया क्या होता है? NH3 एंड वाटर. बन गया. बैलेंस करना होगा. 2Na 2No, 2 3 6 हो गया. यहाँ पे फिर 5, क्योंकि वहाँ पे 2. इक्वेशन इज बैलेंस्ड.
नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, स्टेट वन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये कहाँ से आते हैं? कार एग्जॉस्ट। अगर आपसे सल्फर डाइऑक्साइड पूछा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, वन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन और बिल्डिंग्स, कोरोजन। आपके पास कोरोड हो जाती हैं मार्बल बिल्डिंग्स फॉर एग्जांपल। वाइट मार्बल बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स जो होती हैं ज़्यादा जल्दी कोरोड होती हैं। तो कौन सा ऐसा आयन होता है प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स? H प्लस आयंस। एवरी एसिड हैज H प्लस आयंस। Question number 7 is about carboxylic acid and polymers. The structure of an organic compound is shown. इसका molecular formula क्या है? कितने कार्बन हैं? 4। C4। H कितने हैं? ये 6। ऑक्सीजन कितने? 1 2 3 4 5। प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद मिथेनॉल टू फॉर्म एन एस्टर, नेम दिस एस्टर। तो एस्टर का नाम हम कैसे रखते हैं? मेथेनॉल से निकालो मिथाइल, और प्रोपेनॉल। प्रोपेनोइक से निकालो एग्जैक्टली प्रोपानोएट। तो एस्टर का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल प्रोपेनोएट। स्ट्रक्चर बना लेते हैं। प्रोपेनोइक एसिड पहले बना लो, 1 2 3। दिस इज व्हाट प्रोपेनोइक एसिड, रेस्ट ऑफ देम आर व्हाट हाइड्रोजन्स। और यहाँ पे हम एक मेथनॉल बना लेते हैं। ये OH है कनेक्टेड टू 1 कार्बन। दिस इज व्हाट methanol. अब how am I going to form the ester between propanoic acid and methanol? सबसे पहले हमने क्या करना है? हमेशा OH को रिमूव करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। और मेथनॉल अल्कोहल से सिर्फ H, अल्कोहल से O नहीं रिमूव करना कहीं, क्योंकि उसके पास होता ही एक है बेचारे के पास। कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने O भी रिमूव करना है और H भी रिमूव करना है, और उसके बाद इनके दरमियान एक लाइन डाल दो। वी कॉल इट व्हाट? द एस्टर बॉन्ड। ठीक है, हमने बॉन्ड भी दिखा दिया। नेम वन यूज ऑफ एस्टर्स। परफ्यूम्स, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं ना। Ethanoic acids can be produced by bacterial oxidation of ethanol as well. Give other method of oxidizing ethanol to produce ethanoic acid. आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल KMNO4। KMNO4 की फुल फॉर्म अगर आपको पूछी जाए, लिख दो यहाँ पे, पोटेशियम मैग्नेट। टू बी मोर स्पेसिफिक, एसिडिफाइड potassium magnate. Simplified structures of dicarboxylic acid and monomer and diamine monomer are shown. Draw the partial structure of the condensation polymer. तो इनका आपस में कंडेंसेशन पॉलीमर कैसे बनेगा? कार्बोक्सिलिक से OH, और NH2 से भी हमने हमेशा H लेना है, तो ये रिमूव करके इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा ना, हम अब वही नीचे शो कर लेंगे ना। और हमने क्या शो करना है? 2 रिपीट यूनिट शो करना है ना, 2 रिपीट यूनिट। अच्छा, ये पहले हम कार्बोक्सिलिक, तो इधर भी सिर्फ O रह जाएगा क्योंकि H रिमूव हो गया है, और यहाँ भी क्या रह जाएगा? सिर्फ O रह जाएगा क्योंकि H रिमूव हो गया। इसको हमने डायरेक्टली बॉन्ड करवा देना N से, और N के पास अब सिर्फ एक H है, सिर्फ ये रहेगी, और कार्बोक्सिल के पास सिर्फ ये रहेगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ OH यहाँ से निकाल दी और H मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। बाकी आप इसका कंटिन्यू कर लो लाइक दिस। इधर भी आपके पास एक ही रह गया है, गॉट इट। एंड हाउ विल बी लेबल? लेबल क्या करना था? एमाइड लिंकेज लेबल कर देते हैं। हो यहाँ पे O कैसे रह गया? पूरा OH रिमूव कर दिया ना, है ना। तो दिस इज व्हाट इज लेफ्ट। ये जो चीज़ है ना, दिस इज नोन एज व्हाट? एमाइड लिंकेज। फिर वो आगे पूछता है, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म कंडेंसेशन इन कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन हम इसका नाम क्यों रखते हैं?
ज्वाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हाइड्रोलिसिस होता तो मैं कहता ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंडेंसेशन मीन ज्वाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रिमूवल ऑफ वाटर। Proteins are hydrolyzed using dilute acid. Name the type of compound produced by hydrolysis. प्रोटीन्स को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो एमाइनो एसिड्स बन जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन्स कंडेंसेशन से बनती किससे हैं? एमाइनो एसिड से। और प्रोटीन्स को ही हाइड्रोलाइज वापस कर दोगे तो एमाइनो एसिड्स विल बी फॉर्म्ड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. This question is about metals and metal compounds. Describe with the aid of diagram the structure and bonding in metals. तो बॉन्डिंग इन मेटल्स हम कैसे शो करते हैं? फर्स्ट वी मेक अ बंच ऑफ मेटल आयंस एंड कैन समवन टेल मी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कैसे डिस्क्राइब करेंगे मेटालिक बॉन्डिंग को? The electrostatic force of attraction between positively charged metal ions and embedded in a sea of delocalized mobile electrons. अमेजिंग। ठीक है, पहला मार्क, 3 मार्क्स ने। पहला मार्क आपको मिलेगा, पहले तो ये पॉजिटिव आयंस हैं सारे, क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का एक पूरा सी है। और जिनके साथ दरमियान में बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग किसको कहते हैं? जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग है ना, इसको हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। The table shows the reactivity of 4 metals with cold water with steam. Put the 4 metals in order of increasing reactivity. तो सबसे रिएक्टिव कौन होगा जिसने एक्सप्लोसिव रिएक्शन किए और वेरी फास्ट रिएक्शन किए कोल्ड वाटर के साथ? तो सबसे रिएक्टिव कौन हुआ? रुबीडियम। उससे कम रिएक्टिव कौन हुआ? समवन टेल मी, उससे कम रिएक्टिव कौन होगा? So C में Cerium. सिरेनियम। दोनों ने स्टीम के साथ फास्ट रिएक्ट किए। वाई सिरेनियम? सर क्योंकि बिकॉज सीरियम वो कोल्ड वाटर के साथ स्लो रिएक्ट करता है, लेकिन हाँ, जिंक वो जिंक तो कम टाइम रिएक्ट का है। रिएक्ट गुड नहीं जॉब। करता। उससे कम कौन होगा? जल्दी जल्दी। जिंक। गुड। और सबसे कम? निकल। निकल। तो हमेशा दोनों कॉलम्स को देखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन दी आयंस। प्रोटॉन्स कितने हैं? 58 है। अगर प्रोटॉन्स 58 है और इसके बाद 3 प्लस चार्ज है, मतलब किसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन पीछे कितने रह गए? 55। न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? मास माइनस प्रोटॉन, क्या आ जाएगा? फिर 2। ठीक है। Zinc reacts with aqueous silver nitrate to produce aqueous zinc nitrate and silver. Construct the ionic equation including state symbols for the reaction. क्या करना है? जिंक को रिएक्ट करवाना है aqueous silver nitrate के साथ। हमने आयोनिक इक्वेशन लिखनी है ना, तो जिंक सिल्वर की जगह आ जाएगा बेसिकली। तो उस AgNO3 के अंदर सिल्वर आयंस है, राइट? अब सिल्वर आपके पास एज अ सॉलिड प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो जिंक है, जिंक ZnO3 बना देगा ना। ZnO3 के अंदर जिंक कौन सा आयन होता है? +2। तो हमें बैलेंस करनी पड़ेगी इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है ना, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा लाइक दिस, ताकि Ag तो +1 ही होता है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन वी हैव टू बैलेंस दैट एज वेल। Effect of heat on crystals of green nickel 2 chloride is shown in the equation over here. ये क्या है? हाइड्रेटेड निकल 2 क्लोराइड। और ये क्या है आपके पास? अ, जब आप उसको ब्रेक कर रहे हो तो वो निकल क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो आपके पास कहता है स्टेट द टर्म यूज टू डिस्क्राइब salts such as NiCl2 which contain no water of crystallization. तो हम इनको क्या कहते हैं? एनहाइड्रस। जिनमें पानी नहीं होता वो क्या होते हैं? एनहाइड्रस सॉल्ट्स। जिनमें पानी होता है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। डिस्क्राइब हाउ टू चेंज येलो निकल 2 क्लोराइड बैक टू, नहीं, हाउ टू चेंज येलो, हाँ, येलो टू ग्रीन वापस कैसे चेंज करना है?
एडिंग वाटर, ऐड वाटर, क्योंकि येलो वाला कौन सा था, विदाउट वाटर। ग्रीन वाला कौन सा है, विद वाटर, तो पानी डाल दो येलो वाले में, वो वापस ग्रीन बन जाएगा।